गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि टेस्ट सीरीज का चल रहा है अभी वीडियो। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाया था। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उसमें अपलोड किया था जिसमें 1 से लेकर 40 तक था, मुद्रा एवं बैंकिंग। दोस्तों, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसके अगले पार्ट को लेकर के आए हैं, जो 40 के बाद का क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, और जितने भी उस चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, इस चैनल पर सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि आप एक पार्ट को देखकर छोड़ देंगे तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगी। सारा पढ़ाया हुआ वीडियो देखिए, जितने टेस्ट सीरीज का है वो वीडियो देखिए, तब जाकर आपको एक आकलन अनुमान मिलेगी कि हमें किस अनुसार पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 41 से। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लेंगे। इस चैनल पर 1 से 40 तक क्वेश्चन जो है उस वीडियो में दिया हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। अवमूल्यन, दोस्तों, अवमूल्यन शब्द का मतलब होता है कि अपनी मुद्रा को कमी कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि सामान का रेट जब गिरा देते हैं, मूल्य की वैल्यू कम कर देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलिंग करने का चक्कर में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। सरकार ये चाहती है कि अगर हमारे पास मुद्रा ज़्यादा हो, क्या बोलते हैं, वस्तु ज़्यादा हो जाए तो हम उसको अवमूल्यन कर देंगे, रेट गिरा देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो पहला तो कंडीशन है ऑप्शन के अनुसार कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटा देना। पहला ऑप्शन ये सही है। और इसका जितना भी डिटेल्स होगा दोस्तों, मैं नीचे देखिए आपको ये व्याख्या के रूप में नीचे दे दूंगा, नीचे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, सही बात। विदेश के लोग पैसा लाते हैं कम मात्रा में और वस्तु ले जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, क्योंकि सारा वस्तु जो है प्रोडक्ट बाहर जाएगा, और आयात जो है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा का वैल्यू गिर गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दीजिएगा तो कम वस्तु लाइएगा बाहर से। तो उपयुक्त में से दोनों सही है, अवमूल्यन में ये देखने को मिलता है। चलिए, इसका डिटेल्स नीचे रहेगा, इसमें नहीं है क्योंकि आसान क्वेश्चन था। अगला, अवमूल्यन के उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है बताइएगा। मैंने पहले ही बोला है कि अवमूल्यन का उद्देश्य जो बहुत सारा है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार तो निर्यात को प्रोत्साहित करना, यानी निर्यात को प्रोत्साहित मतलब बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लेन। नीचे दिया हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? दोस्तों, भुगतान संतुलन के विपरीत स्थिति होने की दशा में, तो आपको पता है कि उस स्थिति में सरकार अवमूल्यन करती है। अभी तक अवमूल्यन 3 बार हो चुका है, रुपया का, मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है। 1949, 1966 और 1991, 1994, 1949, 1966 और 1991, 3 बार हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, बताइएगा कितना बार हो चुका है। तो इसका सही आंसर है 3 बार। चलिए, इसका सही आंसर है 3 बार मुद्रा रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन हुआ था? सबसे पहले कब हुआ था? तो मैंने बोला था सबसे पहले दोस्तों 1949 में हुआ है। 1949 में सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष हुआ है? तो पहला 1949 में, दूसरा 1966 में, सबसे अंतिम बार 1991 में। तो 1991, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ है? किस वर्ष भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन हुआ है? 2 चरण में कह रहा है। तो इसका सही आंसर है 2 चरण में 1991 में। 2 चरण में 1991 में। इसका आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये सब VBI है। ये क्वेश्चन जो है VBI है, इकोनॉमिक्स का हर क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट होता है। भले बात है कि आपको समझ में नहीं आता है, इसको एक्सप्लेन करके आप पढ़िए विस्तार से, वीडियो 2-4 बार देखिए, क्वेश्चन को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जुलाई 1991 में भारतीय रुपए का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर में मूल्यन हुआ था। दोस्तों अमेरिकी डॉलर में 20%, 20% जो है प्रथम चरण में अमेरिकी डॉलर का मूल्यन हुआ था। चलिए एक्सप्लेन नीचे है, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो आप जानते हैं कि सबसे लास्ट 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था, और 1991 के बाद 1992-93 के केंद्रीय बजट में भारतीय जो है मुद्रा को परिवर्तनीय बनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1992-93 के केंद्रीय बजट में। और आपका ये एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है। चलिए आगे है क्वेश्चन, देखते हैं। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है 19 अगस्त 1994 को। 19 अगस्त 1994 को। इसका एक्सप्लेन नीचे है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनता लागू हुआ। भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर, इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। वर्तमान में भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तना लागू हुई। तो इसका सही आंसर है चालू खाते पर, चालू खाता पर। चलिए एक्सप्लेन नीचे है, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड बाजार जो है किससे संबंधित है? आंसर लगाइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला है कटे फटे पुरानी करेंसी नोट से, सोना चांदी से, सरकारी प्रतिभूतिया से, निगम ऋण पत्र से। दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए सरकारी प्रतिभूतिया से। जो कागजी प्रक्रिया होता है, कागज की जो होता है वो है प्रतिभूति। चलिए गिल्ड एज्ड बाजार, इसका एक्सप्लेन नीचे है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? दोस्तों ये हलवा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। आप ही बताइएगा कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी स्थापना कहाँ हुई, और अभी मुख्यालय कहाँ है, और किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। सारा डाटा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका 4 ऑप्शन है, देखिए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आरबीआई, शॉर्ट में हम लोग आरबीआई भी इसको कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा बैंक, दोस्तों वही क्वेश्चन रिपीट किया है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक है सबसे बड़ा। चलिए इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है कि भारत के राज्य रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? दोस्तों आप ही इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, दम वीवीआई है दोस्तों, ये क्वेश्चन दम वीवीआई है। चलिए तो इसका सही आंसर है बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखा खोलने की लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? बैंक की नई शाखा खोलने की लाइसेंस दिया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। वित्त मंत्रालय, भारतीय बैंक संघ, आरबीआई, राज्य स्तरीय बैंक समिति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बैंक की जो नई शाखा खोलने का लाइसेंस देता है वो देता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है आरबीआई के बारे में पूरा डिटेल्स से किसी बुक में अगर मिले तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आरबीआई से देखने को एग्जाम में मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये वर्तमान में पूछ रहा है, अभी कहाँ है। जब स्थापना हुई थी उस समय मुख्यालय कहीं और था। तो इसका सही आंसर है मुंबई, जिसको हम लोग वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, अभी मुंबई जो महाराष्ट्र में है उसका सीएम और गवर्नर का नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक कार्य नहीं किए है। कौन सा काम जो है रिजर्व बैंक का नहीं है? करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारतीय सभी बैंकों को नियंत्रित करना, निर्यात करदाताओं को ऋण देना। दोस्तों ये गलत है। आरबीआई व्यक्तियों को ऋण नहीं देती है, बाकी सब काम आरबीआई करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों, वही क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन के अनुसार चुनिए। नोट निर्गम करना, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, जनता से जमा स्वीकार करना। नहीं दोस्तों, एक बात नोट कर लीजिए कि आरबीआई बैंक में जनता खाता नहीं खुलवा सकती है, उसमें खाता नहीं खुलता है। तो जब खाता नहीं खुलेगा तो जनता से पैसा कैसे बोलेगी? तो ऑप्शन नंबर डी, जनता से जमा स्वीकार करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 के बाद का क्वेश्चन। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो आप जानते हैं कि साख नियंत्रण का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में करेंसी नोट जारी करता है दोस्तों, वही क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है करेंसी नोट जारी करती है।
भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी कौन करने वाला बैंक कौन है? तो केंद्रीय मुद्रा जारी करने का अधिकार जो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दम रट लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में मात दे जाती है, इसलिए आसान क्वेश्चन को और बारीकी ढंग से देख लेना है। भारत में केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करती है? दोस्तों वही क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय जो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खुलवा सकता? दोस्तों आप ही इसका आंसर बताइए, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक में खाता नहीं खुला सकता है। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता। ये उस समय की बात है जब जम्मू कश्मीर जो है एक राज्य था, आज तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है आर्थिक विकास प्रोत्साहित करना, वंशीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ये दोस्तों आंसर नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का भी अध्ययन करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर। यह शीर्ष बैंक है, सही बात है। यह मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करता है, सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। और नाबार्ड कार्यों का निरीक्षण करता है, यानी 1 2 4 इसका ऑप्शन है 1 2 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो करा है कि लेखा वर्ष की अवधि क्या है, आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 दिया हुआ है। देखिए, अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर, अगस्त से जुलाई। तो 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का जो है लेखा वर्ष है। और दोस्तों ये मैं बता दूं कि क्वेश्चन रिपीटेड है, हर एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को ये आरबीआई से मिल जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आरबीआई कहीं से मिले तो आप उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं बनाऊंगा वीडियो, आप उसको भी देख लीजिएगा। चलिए रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? दोस्तों रिजर्व बैंक के पास जो है वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। आप जानते हैं कि नोट निर्गम विभाग जो है, जो पैसा करेंसी छपता है आरबीआई, उसका क्या कंडीशन है? तो उसका कंडीशन है दोस्तों कि 115 करोड़ उसके पास 115 करोड़ का मूल्य स्वर्ण कोष होना चाहिए और 85 करोड़ नगद जो है विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 115 करोड़। अगला, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक दोस्तों, इंपीरियल बैंक जो है 3 बैंक को मिला करके बना था, पता होगा आपको। ये घटना 1921 की है, 1921 में इसकी स्थापना हुआ था।
तो ऑप्शन नंबर बी है इंपीरियल बैंक की स्थापना। एक्सप्लेन दिया हुआ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ₹10 पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों, ₹1 ₹2 का नोट जो होता है उस पर वित्त सचिव का होता है, वित्त मंत्रालय का। उससे ऊपर जितने भी नोट होते हैं वो सब होता है आरबीआई गवर्नर का। तो इसका सही आंसर है गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ये भी क्वेश्चन भी आई है कि नोटों पर किनका हस्ताक्षर होता है, तो पूछेगा किस नोटों पर, ₹10, ₹20, ₹50। तो आरबीआई गवर्नर। अगर ₹1 पूछे, ₹2 पूछे तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है? तो आप जानते हैं कि मौद्रिक नीति लागू करती है भारतीय रिजर्व बैंक। और मौद्रिक नीति क्या होती है इसको हम लोग विस्तार से जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगी। अभी हम लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो यहाँ उतना एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है बताइएगा। चलिए इंतजार है आपके ऑप्शन आंसर का, बताइए। 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है दोस्तों देवास। देवास जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। और कह रहा है कि मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस 10, 50, 100, 500, 2000 के नोट छापती है। और यहाँ पर स्याही का भी कारखाना है जो प्रतिभूति पत्रों के लिए स्याही का निर्माण करता है। अगला, भारत में ₹20 और उससे उच्च वर्ग का नोटों की छपाई किस में होता है? तो दोस्तों बताइएगा कि ₹20 और उससे उच्च वर्ग के नोटों की छपाई प्रेस में होता है। 4 ऑप्शन सामने है आपके। इसका सही आंसर दे रहा है करेंसी नोट प्रेस देवास। मध्य प्रदेश के देवास में जो है ये नोटों की छपाई होती है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन। 15 गो और 2 गो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी, यानी टोटल 17 भाषा होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ई पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है। तो पिछले हिस्सा पर दोस्तों होता है आपका टोटल 15 भाषा। पिछले हिस्सा पर टोटल 15 और ऑल ओवर टोटल आगे पीछे मिलाकर पूछे तो 17। तो ये क्वेश्चन भी आई है दोस्तों, इसको रट लीजिए, पूछता है एग्जाम में। और इसका एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है कि कौन कौन सा भाषा आगे और कौन कौन सा भाषा पीछे होता है। उसको वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने का कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है, 4 ऑप्शन है, आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली इस विधि के द्वारा नोटों की छापने की प्रणाली अपनाई जाती है। दोस्तों ये है क्या, मैं बता दूं आपको शॉर्ट में कि आरबीआई जब पैसा छापती है तो उसके एवज में कुछ अपने पास धन जमा करवाती है। जैसे एक्सप्लेन में आप यहाँ पर पढ़ लीजिए कि 115 करोड़ सोना, 85 करोड़ विदेशी संपत्ति रखना होता है।
उसी के अनुसार पैसा छपती है। तो यही है दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे क्वेश्चन को ढंग से। आज का एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन को लेकर के। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? इसका सही आंसर है आरबीआई। एक्सप्लेन नीचे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा का व्यापार का अंग नहीं है? तो आरबीआई। चलिए, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।